दुनिया में हजारों मुजरिम जेल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा गुजरा जिसने हर बार पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इंसान वाकई नामुमकिन काम भी कर सकता है। कहते हैं वो अपनी हड्डियां अपनी मर्जी से मोड़ लेता था, लोहे की हथकड़ियां तोड़ देता था और ऐसी जगहों से निकल जाता था जहां से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब हकीकत थी या आज भी दुनिया इसके सबसे बड़े राज से बेखबर है? आज आप जानेंगे जापान के सबसे पुरस्कार कैदी यूशी शिरातुरी की कहानी। वो शख्स जिसने एक, दो नहीं बल्कि 4 मर्तबा दुनिया की सख्त तरीन जेलों को शिकस्त दी। और यकीन माने, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको बार बार लगेगा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन हर बार हकीकत आपके तसव्वुर से भी ज्यादा हैरानकुन निकलेगी। यूशी शिरातुरी एक आम सा जापानी नौजवान जिसकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब एक चोरी के दौरान एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। दिलचस्प बात यह थी, शिरातुरी का कहना था कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस के लिए असल मुजरिम कौन था इससे ज्यादा जरूरी किसी को सजा देना था। चुनाचे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बार बार एतराफ करवाने की कोशिश की, मारा, धमकाया, जहनी दबाव डाल, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, मैं कातिल नहीं हूं। दिन गुजरते गए मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसे जापान की एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां हर दरवाजे पर पहरा था, हर राहदारी में गार्ड मौजूद थे और हर कैदी पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी जाती थी। आम इंसान शायद यहां आकर अपनी हार मान लेता, लेकिन शिरातुरी खामोश बैठने वालों में से नहीं था। उसने चीखना नहीं शुरू किया, शिकायतें नहीं की, बल्कि खामोशी से एक काम शुरू कर दिया, देखना, याद रखना और इंतजार करना। हर गार्ड कब आता है, कब जाता है, कितनी देर बाद वापस आता है, वो हर छोटी से छोटी बात अपने जहन में महफूज करता जा रहा था। जेल वालों को लग रहा था कि वो टूट चुका है, लेकिन हकीकत में वो अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंसूबा बना रहा था। और फिर कई महीनों बाद इसे एक ऐसी कमजोरी नजर आई जो शायद उस जेल के डिजाइनर ने भी कभी महसूस नहीं की थी। सिर्फ 15 मिनट, बस इतना सा वक्त, और यही 15 मिनट जापान की तारीख का पहला नामुमकिन जेल फरार बनने वाले थे। फिर एक दिन उसे वो चीज नजर आ गई जिसका वो कई महीनों से इंतजार कर रहा था। हर 15 मिनट बाद गार्ड दोबारा उसकी बैरक के सामने आता था, यानी उसके पास सिर्फ 15 मिनट थे। अगर वो इन 15 मिनटों में बैरक से निकलकर बाकी तमाम दरवाजे पार कर लेता तो शायद उसे रोकने वाला कोई ना होता। लेकिन एक मसला था, दरवाजे बंद थे और चाबियां सिर्फ गार्ड्स के पास थीं। अब सवाल यह था, बगैर चाबी के वो ताले कैसे खोलेगा? फिर एक दिन नहाते हुए उसे फर्श पर धात का एक बारीक सा टुकड़ा मिला। आम कैदी शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन शिरातुरी ने फौरन समझ लिया कि यही मामूली सा टुकड़ा उसकी आजादी की कुंजी बन सकता है। अगले कई दिन वो इसी धात के टुकड़े को छुपाकर तालों पर आजमाने लगा। शुरू में हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो हारा नहीं। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। 18 जून 1936 सुबह के 5:30 गार्ड मामूल के मुताबिक गश्त करते हुए वहां से गुजरा। जैसे ही उसके कदम दूर हुए, शिरातुरी ने फौरन अपना छुपा हुआ धाती टुकड़ा निकाला। पहला ताला खुल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके वो हर दरवाजा खोलता गया। लेकिन हैरत की बात यह थी, वो हर दरवाजा पार करने के बाद उसे दोबारा बंद भी कर देता था, ताकि सुबह तक किसी को जरा सा भी शक ना हो। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने बिस्तर पर कपड़े और तकिए इस अंदाज में रख दिए कि दूर से देखने वाला यही समझे कि कैदी आराम से सो रहा है। सुबह गार्ड हंसे मामूल बैरक के सामने से गुजरा, एक नजर अंदर डाली और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसे क्या मालूम था कि जिस कैदी पर वो नजर रख रहा था वो तो कई घंटे पहले जेल की दीवारों से बहुत दूर जा चुका था। जब गिनती का वक्त आया, गार्ड ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। दोबारा आवाज दी, फिर भी खामोशी। गुस्से में दरवाजा खोला, चादर खींची और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिस्तर पर सिर्फ तकिए थे और यूशी शिरातुरी हवा हो चुका था। यह जापान की तारीख का पहला ऐसा फरार था जिसने जेल इंतजामिया की नींदें उड़ा दी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि आजादी का मजा शिरातुरी ज्यादा देर तक नहीं चख सका। चंद ही दिन बाद एक मामूली सी गलती उसे दोबारा पुलिस के सामने ला खड़ा करने वाली थी।
और उस बार सजा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जेल से फरार होने के बाद शिरातोरी जानता था कि अब पूरे जापान की पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो ना अपने घर जा सकता था, ना अपनी बीवी और बच्चों से मिल सकता था। जेब खाली, पेट भूखा और हर गुजरता दिन उसके लिए नई आजमाइश बन रहा था। कई दिन तक वो छुपता रहा, लेकिन भूख आखिरकार उस पर भारी पड़ गई। एक रात वो एक अस्पताल में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। उसे लगा शायद यहां से कुछ खाना या पैसे मिल जाएं, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ न दिया। अस्पताल के अमले ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया और फौरन शिरातोरी दोबारा गिरफ्तार हो चुका था। इस बार अदालत ने उस पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त फैसला सुनाया, उम्र कैद। अब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया था कि यह शख्स आम कैदी नहीं, इसलिए उसे बार बार मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाने लगा ताकि वो किसी एक जगह की सिक्योरिटी समझकर दोबारा फरार का मंसूबा ना बना सके। फिर 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जंग के दौरान मुल्क भर की जेलों में कैदियों की मुंतकली शुरू हुई और इसी दौरान 1942 में यूशी शिरातोरी को अकीता जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इस बार जेल इंतजामिया पहले ही उसकी पूरी फाइल पढ़ चुकी थी। उन्हें मालूम था ये वही कैदी है जो एक बार सबको बेवकूफ बना चुका है, इसलिए इसके लिए एक खास सेल तैयार किया गया, ऐसा सेल जिससे फरार होना नामुमकिन समझा जाता था। दीवारें इतनी हमवार कि उन पर चढ़ना नामुमकिन, छत बहुत ऊंची जिसमें सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान, और सबसे खतरनाक बात, शिरातोरी को 24 घंटे हथकड़ियों में रखा जाता था। दिन हो या रात, खाना हो या सोना, हथकड़ियां उसके हाथों से कभी नहीं उतरती। सिर्फ यही नहीं, कई गार्ड्स उसे इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते थे। जरा जरा सी बात पर मारना, जलील करना और मजाक उड़ाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। लेकिन इन्हीं गार्ड्स के दरमियान एक शख्स ऐसा भी था जिसका नाम था रियोमिया कोबायाशी। वो वाहिद अफसर था जो शिरातोरी के साथ इंसानों जैसा सलूक करता था। कभी पानी दे देता, कभी मार से बचा लेता और कभी खामोशी से सिर्फ इतना कह देता, हिम्मत मत हारना। शायद बरसों बाद यह पहला शख्स था जिसने शिरातोरी को मुजरिम नहीं बल्कि इंसान समझा। लेकिन दूसरी तरफ बाकी गार्ड्स का जुल्म रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, और जुल्म की एक हद होती है, उसके बाद इंसान टूटता नहीं, बदल जाता है। शिरातोरी भी बदल चुका था। उसने एक बार फिर फैसला कर लिया, अगर जिंदा रहना है तो यहां से निकलना ही होगा। लेकिन इस बार मसला सिर्फ जेल से निकलने का नहीं था। इस बार उसके हाथों में 24 घंटे हथकड़ियां थीं, दीवारें चिकनी थीं और रास्ता सिर्फ एक छोटे से रोशनदान तक जाता था। शिरातोरी ने जल्दी करने के बजाय इंतजार करना शुरू किया। हर रात जब जेल में खामोशी छा जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हथकड़ी खोलने की मशक करता। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार वो हथकड़ी का अलग समझने लगा। फिर वो एक और काम करने लगा। वो दीवारों पर चढ़ने की मशक करता, बार बार फिसलता, नीचे गिरता, मगर दोबारा कोशिश करता। अगर कोई गॉड उसे देख लेता तो शायद वहीं मार दिया जाता, मगर किस्मत उसका साथ दे रही थी। चंद हफ्तों बाद वो पहली बार उस ऊंचे रोशनदान तक पहुंच गया। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। आखिरकार वो रात आ गई, 15 जून 1942। आधी रात गुजर चुकी थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और मूसलाधार बारिश पूरी जेल को अपनी आवाज में छुपा चुकी थी। शिरातोरी ने महसूस किया कि शायद यही वो लम्हा है जिसका वो कई हफ्तों से इंतजार कर रहा था। उसने खामोशी से हथकड़ियां खोली, दीवार पर चढ़ा, रोशनदान तक पहुंचा और पूरी ताकत से लकड़ी का फ्रेम बाहर धकेल दिया। हवा की गरज और बारिश के शोर ने उस मामूली सी आवाज को भी निगल लिया। चंद लम्हों बाद वो रोशनदान से बाहर निकल चुका था और फिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जेल की छत पर पहुंचा और देखते ही देखते रात की तारीकी में गायब हो गया। सुबह हसिब मामूल एक गॉड मुआयना करने आया। उसने खिड़की से अंदर झांका और अचानक उसके हाथ कांपने लगे। फर्श पर खुली हुई हथकड़ियां पड़ी थीं। शिरातोरी कहीं नहीं था। जब सबने ऊपर देखा तो रोशनदान अपनी जगह पर नहीं था। पूरा अमला हैरान था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसा कैदी जो हर वक्त हथकड़ियों में बंद रहता था, वो आखिर इतनी ऊंची छत तक पहुंचा कैसे, और फिर वो गायब कहां हो गया।
अकीता जेल की सिक्योरिटी दूसरी बार यूशी शराटुरी के सामने हार चुकी थी, लेकिन इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। फरार होने के सिर्फ चंद माह बाद यूशी शरातुरी ने खुद एक ऐसे शख्स के दरवाजे पर दस्तक दी जिसे देखकर शायद कोई भी भाग जाता, मगर उसने ऐसा क्यों किया? और उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। अकीता जेल से दूसरी बार फरार होने के बाद पूरे जापान में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, यूशी शरातुरी। पुलिस दिन रात उसकी तलाश में थी। हर शहर, हर रेलवे स्टेशन और हर मशकूक जगह पर उसकी तस्वीर पहुंचा दी गई थी, मगर शरातुरी किसी साये की तरह गायब हो चुका था। 3 माह गुजर गए। फिर 18 सितंबर 1942 की रात कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद खुद पुलिस ने भी कभी तवक्को नहीं की थी। उस रात अकीता जेल का हेड गार्ड रेयोमिया कोबायाशी अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कोबायाशी ने दरवाजा खोला और अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग बदल गया। सामने पूरे जापान का सबसे मतलूब कैदी खड़ा था, यूशी शरातुरी। कोबायाशी ने बगैर कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया, खाना रखा और पानी दिया। शरातुरी खामोशी से खाता रहा। शायद कई दिन बाद उसने सुकून से एक वक्त का खाना खाया था। कुछ देर बाद कोबायाशी ने आहिस्ता से पूछा, तुम यहां वापस क्यों आए हो? शरातुरी ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, पूरी जेल में सिर्फ एक ही तो इंसान था और वो आप थे। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने मजीद कहा, मैं भागते भागते थक चुका हूं, लेकिन मैं पुलिस के सामने नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ के मुहकमे के सामने पेश किया जाए, ताकि मैं जेलों के अंदर होने वाले जुल्म की हकीकत सबको बता सकूं। यह सुनते ही कोबायाशी खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसने हामी भर ली। शरातुरी को लगा शायद पहली बार कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया है। इसी दौरान शरातुरी वॉशरूम गया और यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। कोबायाशी ने फौरन टेलीफोन उठाया और सीधा पुलिस को इत्तला दे दी। चंद ही मिनटों में घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे ही शरातुरी बाहर निकला, उसने दरवाजे पर मुसल्ला पुलिस को खड़ा देखा। वो सब कुछ समझ गया। ना उसने भागने की कोशिश की और ना ही मुजाहिमत की। खामोशी से उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उस रात उसे सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि उसका आखिरी एतमाद भी टूट गया था। बाद में शरातुरी ने यही कहा कि उस दिन के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो दोबारा कभी किसी पुलिस वाले पर आसानी से यकीन नहीं करेगा। अदालत ने उसे दोबारा सजा सुनाई और इस बार फैसला यह हुआ कि उसे जापान की सबसे खौफनाक जेल भेजा जाए। ऐसी जेल जहां से आज तक कोई जिंदा फरार नहीं हो सका था। इस जेल का नाम था अबाशीरी जेल। वो जेल जिसका नाम सुनकर खतरनाक मुजरिमों के भी पसीने निकल जाते थे। यह आम जेल नहीं थी। ये वो जगह थी जहां भेजे जाने का मतलब तकरीबन जिंदगी का खात्मा समझा जाता था। चारों तरफ बुलंद दीवारें, उनके ऊपर खारदार तारें, हर कोने पर मुसल्ला गार्ड्स और दीवारों के बाहर बर्फ से ढके पहाड़। ऐसी सर्दी जिसमें चंद घंटे जिंदा रहना भी किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसीलिए जेल इंतजामिया का मानना था अगर कोई दीवार भी पार कर ले तब भी कुदरत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो एक बात भूल गए थे। सामने यूशी शरातुरी था, एक ऐसा कैदी जो नामुमकिन लफ्ज पर यकीन ही नहीं रखता था। इस बार इसके लिए पहले से भी मजबूत सेल तैयार किया गया। दरवाजा पहले से ज्यादा मोटा, खिड़की पहले से ज्यादा छोटी और हर वक्त सख्त निगरानी। गार्ड्स भी उसके साथ पहले से ज्यादा सख्त थे। रोजाना तज़हीक, रोजाना तशद्दुद और रोजाना एक ही जुमला, अगर हिम्मत है तो अब यहां से भी भाग कर दिखाओ। एक दिन यह जुमला शरातुरी के दिल में उतर गया। उसने गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाई और सबके सामने अपनी हथकड़ी को जोर से खींचा। अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज आई, ठाक। हथकड़ी टूट चुकी थी। चंद लम्हों के लिए पूरा सेल खामोश हो गया। गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और शरातुरी ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहां से भी निकलूंगा। उस एक जुमले ने पूरे जेल के अमले की नींद उड़ा दी। अब इंतजामिया ने फैसला किया कि आम हथकड़ियां काफी नहीं, उसके लिए खास तौर पर 20 किलो वजनी लोहे की बीड़ियां तैयार की गईं। हाथ, पांव हर वक्त इन्हीं जंजीरों में बंद।
यहां तक कि उनका डिजाइन भी ऐसा बनाया गया कि उनमें चाबी डालने की जगह तक नजर ना आए। अब जेल वालों को यकीन था कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन शिरातुरी के जहन में एक ऐसा मंसूबा जन्म ले चुका था जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था। हर रोज जब कैदियों को खाने में मिस्सू सूप दिया जाता, शिरातुरी खामोशी से सूप का थोड़ा सा हिस्सा बचा लेता। पहले किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यही आम सा सूप चंद महीनों बाद अबाशीरी जेल की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। 26 अगस्त 1944, दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। पूरे जापान में ब्लैकआउट नाफिज हो चुका था। अंधेरा, खामोशी। अबाशीरी जेल भी मुकम्मल अंधेरे में डूब चुकी थी। जेल के गार्ड पहले ही फजाई हमले के खदशे में परेशान थे, और यही वो लम्हा था जिसका यूशी शिरातुरी कई महीनों से इंतजार कर रहा था। असल में जब से वो अबाशीरी आया था, वो रोजाना मिलने वाले मिस्सू सूप का थोड़ा सा हिस्सा बचा लेता था। शुरू में किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन शिरातुरी जानता था कि उस सूप में मौजूद नमक आहिस्ता आहिस्ता लोहे को कमजोर कर सकता है। हर रोज जब गार्ड की नजर हटती, वो चंद कतरे खिड़की के बोल्ट्स, नेट्स और अपनी भारी बेड़ियों पर लगा देता। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर कई महीने गुजर गए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर लोहा आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो रहा था। शिरातुरी जल्दी में नहीं था। वो जानता था बड़ी कामयाबियां सब्र मांगती हैं। आखिरकार 26 अगस्त 1944 की वो रात आ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। गार्ड्स की तवज्जो भी ब्लैकआउट पर ज्यादा थी। शिरातुरी ने पूरी ताकत से अपनी भेड़ियों को खींचा। एक लम्हा, दूसरा लम्हा, और फिर वो भारी जंजीरें टूट चुकी थीं। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। दरवाजे की खिड़की इतनी छोटी थी कि आम इंसान का जिस्म उसमें से गुजर ही नहीं सकता था। शिरातुरी ने एक गहरी सांस ली, अपने जिस्म को इंतहाई एहतियात से मोड़ा, कंधों को सुकीड़ा और आहिस्ता आहिस्ता खुद को उस तंग सुराख से निकालना शुरू कर दिया। ये चंद सेकंड उसकी पूरी जिंदगी के सबसे खतरनाक सेकंड थे। अगर जरा सी भी आवाज हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत एक बार फिर उसके साथ थी। चंद लम्हों बाद वो सेल के बाहर खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर एक नजर अपने सेल पर डाली और फिर खामोशी से छत की तरफ बढ़ गया। ब्लैकआउट की तारीकी उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। वो दीवारें पार करता गया, पहरेदारों की नजरों से बचता गया, और फिर अबाशीरी जेल उसके पीछे रह गई। सुबह जब गार्ड्स ने गिनती शुरू की तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। लेकिन जैसे ही शिरातुरी के सेल का दरवाजा खोला गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। 20 किलो वजनी बेड़ियां अंदर पड़ी थीं। खिड़की अपनी जगह से निकल चुकी थी और यूशी शिरातुरी तीसरी बार रफू चक्कर हो चुका था। उस दिन सिर्फ एक कैदी फरार नहीं हुआ था, बल्कि जापान की सबसे महफूज समझी जाने वाली जेल का गुरूर भी टूट गया था। पुलिस ने कई महीने इसे तलाश किया, मगर हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार उन्होंने मान लिया कि शायद शिरातुरी बर्फानी पहाड़ों में मर चुका है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, 2 साल बाद एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो न सिर्फ शिरातुरी को दोबारा दुनिया के सामने ले आएगा, बल्कि उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मगर तारीख अभी खत्म नहीं हुई थी। अगस्त 1945, दुनिया बदल चुकी थी। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। जापान ने हथियार डाल दिए और मुल्क मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार हो गया। इसी हंगामे में यूशी शिरातुरी का नाम भी सरकारी फाइलों के नीचे दब गया। ऐसा लगने लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन 1946 के आखिर में एक गैर मुतवक्के खबर ने पूरी पुलिस को चौंका दिया। सपोरो के करीब एक किसान के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार हुआ। पुलिस के लिए ये एक आम केस था, मगर जैसे ही उस शख्स की शनाख्त की गई, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो कोई और नहीं बल्कि यूशी शिरातुरी था। वही शख्स जिसे 2 साल पहले मुर्दा समझकर उसकी फाइल बंद कर दी गई थी। पुलिस अफसर एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। आखिर वो 2 साल तक था कहां? तफ्तीश के दौरान शिरातुरी ने बताया कि वो इन 2 बरसों में पहाड़ों और जंगलात में छुपा रहा। उसने एक छोटी सी पनाहगाह बना ली थी, जहां वो जंगली पौधों और छोटे जानवरों का शिकार करके जिंदा रहा। मगर इंसान सिर्फ भूख से नहीं लड़ता, तन्हाई भी उसे अंदर से तोड़ देती है।
2 साल, न कोई अपना, न घर, न खानदान। आखिरकार उसने फैसला किया, शायद अब सब कुछ बदल चुका होगा, शायद पुलिस उसे भूल चुकी होगी। इसी उम्मीद के साथ वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में भूख ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। एक खेत में उसने चंद टमाटर तोड़े ही थे कि खेत का मालिक वहां पहुंच गया। इस इलाके में पहले ही चोरियां हो रही थीं। किसान ने बगैर कुछ पूछे शिरातोरी पर हमला कर दिया। शिरातोरी सिर्फ अपना बचाव करना चाहता था। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई और इसी धक्कमपील में किसान खुद अपने ही हथियार की जद में आ गया। चंद लम्हों बाद वो जमीन पर बेजान पड़ा था। शिरातोरी खामोश खड़ा था। नहीं, ये मैंने नहीं चाहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद ही लम्हों में लोग जमा हो गए और यूशी शिरातोरी एक बार फिर पुलिस की तहवील में था। इस बार अदालत ने फैसला किया कि अब यूशी शिरातोरी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसे सजाए मौत सुना दी गई। मगर हैरत की बात यह है, मौत की सजा सुनने के बाद भी उसने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या वाकई वो चौथी बार भी जेल से फरार हो गया था? फैसला आते ही पूरे जापान में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या अब आखिरकार शिरातोरी का खेल खत्म हो गया? लेकिन जापानी हुकूमत जानती थी कि यह आम कैदी नहीं। अगर मामूली सी भी गलती हुई तो तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। इसीलिए इसे सपोरो जेल मुंतकिल किया गया। यह अब तक की सबसे महफूज कैद थी। इस सेल की दीवारें, छत और दरवाजा सब मजबूत स्टील से बने हुए थे। खिड़की इतनी छोटी थी कि इसमें से किसी इंसान का सर भी नहीं निकल सकता था। सेल के बाहर 6 खसूसी गार्ड्स 24 घंटे पहरा देते थे। दिलचस्प बात यह थी, इस बार इंतजामिया ने इसे हथकड़ियां नहीं पहनाई, क्योंकि वो जान चुके थे कि शिरातोरी के लिए हथकड़ियां तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। दिन गुजरते गए, लेकिन इस बार शिरातोरी ने कोई अजीब हरकत नहीं की। वो ज्यादातर खामोश रहता, घंटों छत को देखता रहता। गार्ड्स उसे देखकर हंसते। लगता है फिर छत से भागने का ख्वाब देख रहा है। उन्हें क्या मालूम था कि शिरातोरी यही चाहता था। वो जानबूझकर उनकी तवज्जो छत की तरफ ले जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सबको यकीन होने लगा कि अब वो टूट चुका है। वो पहले से ज्यादा सोने लगा, ज्यादा बात भी नहीं करता था। गार्ड्स ने भी एहतियात कम कर दी। अब जब भी वो सेल की तलाशी लेते, छत देखते, दीवारें देखते, खिड़की देखते, लेकिन एक जगह कभी नहीं देखते थे, फर्श। महीनों तक जब सबको लगता था कि शिरातोरी सो रहा है, हकीकत में वो अपने बिस्तर के नीचे खामोशी से जमीन खोद रहा था। कोई बेलचा नहीं, कोई औजार नहीं, सिर्फ खाने का एक आम सा सूप का प्याला। हर रोज वो चंद मुट्ठी मिट्टी निकालता और उसे बिस्तर के नीचे मौजूद खाली जगह में छुपा देता। रफ्ता रफ्ता एक छोटी सी सुरंग लंबी होती गई। फिर 1947 की एक सर्द सुबह गार्ड हसीब मामूल इसके सेल के सामने पहुंचा। शिरातोरी हमेशा की तरह चादर ओढ़े सोया हुआ दिखाई दे रहा था। गार्ड ने आवाज दी, शिरातोरी उठो। कोई जवाब नहीं। इसने दोबारा आवाज दी, मगर खामोशी। गुस्से में वो अंदर दाखिल हुआ और एक झटके से चादर खींच ली, लेकिन अगले ही लम्हे इसके हाथ कांपने लगे। बिस्तर पर सिर्फ तकिए और कपड़े पड़े थे। शिरातोरी एक बार फिर गायब हो चुका था। पूरे सेल की तलाशी ली गई। दीवारें सही, छत सही, खिड़की भी बंद, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। फिर एक गार्ड की नजर बिस्तर पर पड़ी। जैसे ही उसने बिस्तर हटाया, सबकी सांसें रुक गईं। नीचे एक सुरंग थी, एक ऐसी सुरंग जो महीनों से उनकी आंखों के सामने बनती रही और किसी को खबर तक ना हुई। इस दिन यूशी शिरातोरी ने चौथी बार जापान की सिक्योरिटी को शिकस्त दे दी। लेकिन हैरत की बात है, चौथी बार फरार होने के बाद शिरातोरी ने हमेशा के लिए छुपने का फैसला नहीं किया। सिर्फ 9 माह बाद एक मामूली सा वाकया और एक अजनबी पुलिस अफसर की इंसानियत इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और यही वो लम्हा था जहां जापान के सबसे बड़े फरार करने वाले मुजरिम की कहानी एक गैर मुतवक्के अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। एक सिगरेट जिसने सब कुछ बदल दिया। चौथी बार फरार होने के बाद वो 9 माह तक पुलिस की नजरों से दूर रहा, लेकिन अब वो पहले वाला शिरातोरी नहीं रहा था। सालों तक भागते रहना, हर आहट पर चूक जाना, अपनों से दूर रहना,
یہ سب اسے اندر ہی اندر تھکا چکا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید زندگی بھر بھاگنا بھی کوئی آزادی نہیں۔ ایک دن وہ ایک پارک کی بینچ پر خاموش بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، ذہن میں ہزاروں خیال۔ اچانک ایک شخص آ کر اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ شیراتوری نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ایک پولیس افسر تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں وہی پرانا خیال آیا، بھاگو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ اگر وہ اچانک اٹھتا تو شک پیدا ہو جاتا، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد اس پولیس افسر نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا۔ اس نے ایک سگریٹ خود جلایا، پھر دوسرا، خاموشی سے شیراتوری کی طرف بڑھا دیا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شک، نہ کوئی بدتمیزی، صرف انسانیت۔ شیراتوری چند لمحوں تک اس سگریٹ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے کئی سال گھوم گئے، مار پیٹ، زنجیریں، ذلت، تشدد، اور ہر وہ پولیس والا جس نے اسے انسان سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن آج پہلی بار ایک اجنبی پولیس افسر نے اسے صرف ایک انسان سمجھ کر عزت دی تھی۔ شیراتوری نے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ، اور شاید یہ لفظ اس نے برسوں بعد دل سے کہا تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ اب مزید نہیں بھاگے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی اس پولیس افسر کو اپنی اصل شناخت بتا دی۔ پہلے تو افسر کو یقین ہی نہ آیا۔ اس نے حیرت سے شیراتوری کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس بار شیراتوری نے نہ مزاحمت کی نہ بھاگنے کی کوشش۔ وہ خاموشی سے پولیس کے ساتھ چل پڑا۔ عدالت میں مقدمہ دوبارہ سنا گیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کسان کی موت جان بوجھ کر کیا گیا قتل نہیں تھی، بلکہ اپنے دفاع کے دوران پیش آنے والا ایک حادثہ تھی۔ عدالت نے ایک اور اہم بات بھی نوٹ کی۔ 4 بار جیل سے فرار ہونے کے باوجود شیراتوری نے کبھی کسی گارڈ کو قتل نہیں کیا، کبھی کسی پر جان بوجھ کر حملہ نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس کئی مواقع موجود تھے۔ اسی بنیاد پر عدالت نے اس کی سزائے موت منسوخ کر دی اور اسے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس بار اسے ٹوکیو کی فوچو جیل بھیجا گیا۔ یہ جیل باقی تمام جیلوں سے مختلف تھی۔ یہاں گارڈز قیدیوں کو ذلیل کرنے کے بجائے ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ شاید شیراتوری نے بھی پہلی بار محسوس کیا کہ ہر جیل ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر پولیس والا ظالم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس نے اس بار فرار ہونے کی ایک بھی کوشش نہیں کی۔ اچھے رویے کی وجہ سے دسمبر 1961 میں صرف 14 سال بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس بار وہ کسی سرنگ سے نہیں نکلا، نہ کسی روشن دان سے اور نہ ہی کسی دیوار پر چڑھا، بلکہ وہ پہلی بار جیل کے مرکزی دروازے سے ایک آزاد انسان کی طرح باہر نکلا۔ مگر قسمت نے اس کے لیے ایک اور امتحان رکھا ہوا تھا۔ جب وہ برسوں بعد اپنے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ خبر شاید ان تمام جیلوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی جنہیں وہ کبھی توڑ کر نکلا تھا۔ بعد ازاں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگا اور 1979 میں 71 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آج یوشی شیراتوری کو صرف ایک قیدی کے طور پر یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے جاپان کے جیل سسٹم کی کمزوریاں پوری دنیا کے سامنے کھول دی۔ اس کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنیں اور اباشیری جیل کے ایک حصے کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں آج بھی آنے والے لوگ اس انسان کی کہانی سن کر حیران رہ جاتے ہیں جس نے 4 بار ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اور شاید اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، کبھی کبھی انسان کو قید دیواریں نہیں کرتی، بلکہ وہ ظلم کرتا ہے جو ایک انسان کو ہر قیمت پر آزادی حاصل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور سچی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔